जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यह खाता जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग कॉमर्स का स्टूडेंट है। कॉमर्स के स्टूडेंट है इसीलिए इस चीज़ को पढ़ने के लिए आए, तो ध्यान से पढ़िएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है इस अकाउंट से, और बाकी इससे जो है सवाल बनते हैं 2 नंबर 4 नंबर के लिए आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है। तो इस खाते को आज हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस खाते की जो कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इस खाते को याद रखने के लिए जो पॉइंट्स है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला तो यह है कि यह खाता जो है केवल गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। यानी कि वैसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, केवल उनके द्वारा यह खाता बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा 3 खाते बनाए जाते हैं, जिनमें से पहला है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा है आय व्यय खाता, आय एवं व्यय खाता। व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा जो अकाउंट बनाया जाता है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। अब दूसरा पॉइंट जो इस खाते को आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा केवल बनाया जाता है ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इतना आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यह खाता जो है वास्तविक खाता है, यानी कि जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है ये क्या है, वास्तविक खाता है। वास्तविक खाता है यानी कि रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। यह खाता क्या है, रियल अकाउंट है, इतना आपको याद रखना है। वास्तविक खाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। और तीसरा यह है कि इस खाते में जो लेन देन लिखे जाते हैं, यानी कि जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है उसमें जो लेन देन लिखे जाते हैं वो आयगत भी हो सकते हैं, पूंजीगत भी हो सकते हैं। यानी कि आयगत लेन देन हो सकते हैं और पूंजीगत भी हो सकते हैं, पूंजीगत लेन देन हो सकते हैं, लेन देन। अब आयगत क्या होता है कि देखिए वैसे लेन देन जो छोटे समय के लिए होते हैं, जो बड़े लेन देन नहीं होते हैं, जो बार बार होते रहते हैं, जो बार बार होते रहते हैं, उन लेन देनों को क्या कहते हैं, आयगत लेन देन कहते हैं। और जो कम पैसे के होते हैं, कम अमाउंट के होते हैं। लेकिन पूंजीगत लेन देन उन लेन देनों को कहते हैं जो बहुत कम होता है, या साल में एक बार या कभी कभी होता है, और ज़्यादा अमाउंट होता है उसमें, उस लेन देन में, तो वो क्या कहते हैं, पूंजीगत। ये बड़ा लेन देन होता है, लेन देन होता है। अब तक हमने क्या किया, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की जो 3 मुख्य बातें उनको समझ लिया। अब चौथा मुख्य बात हम समझते हैं। चौथा मुख्य बात प्राप्ति एवं भुगतान खाता का यह है कि इस खाते में केवल रोकड़ मतों का लेन देन होता है, रोकड़ लेन देनों का, रोकड़ लेन देनों का, लेन देनों का। यानी कि वैसे लेन देन जो केवल कैश में हो उनका लेन देन होता है। अब देखिए कैश यानी कि कैश पैसा में हो या फिर बैंक में पैसा आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए। मतलब कि बैंक में आए या आपके हाथ में आए, कैश में आए, तो रोकड़ लेन देनों का लेखा किया जाता है। अगर आपके पास पैसा आ जाता है तभी उस लेन देन का लेखा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाता है। अब 5वां जो पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि रोकड़ लेन देन होना चाहिए। रोकड़ लेन देन तो होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि चालू वर्ष से संबंधित है, चालू वर्ष से संबंधित है तब तो लेन देन होगा। लेकिन अगर पूर्व वर्ष यानी कि जो बीत गया है उस वर्ष का अगर लेन देन हो तभी इसमें लेखा किया जाएगा। और अगर आने वाले वर्ष से संबंधित हो यानी कि आगामी वर्ष से, तब भी इस खाते में लेन देन, उस लेन देन को लिखा जाएगा।
यानी कि चालू वर्ष से संबंधित हो, पूर्व वर्ष से संबंधित हो या फिर आगामी वर्ष से संबंधित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेन देन कैश में हो रहा है तो उस लेन देन को हम इस खाते में लिखेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लिखेंगे। अब जो छठा पॉइंट है यानी कि पॉइंट नंबर 6 है, उसको समझने से पहले थोड़ा इसका अकाउंट जो है हम बनाते हैं कि ये अकाउंट बनता कैसे है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट। इसका मैं सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मेट बना के आप लोगों को समझा देता हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। इधर सबसे पहले जो बाएं पक्ष में होता है और दाएं पक्ष होता है, यानी कि दाहिना पक्ष। तो बाएं पक्ष में रिसिप्ट्स को लिखा जाता है, रिसिप्ट्स यानी कि जो प्राप्तियां हैं उनको लिखा जाता है, और बाएं पक्ष में पेमेंट को लिखा जाता है। और यहाँ अमाउंट लिखा जाता है और यहाँ भी अमाउंट लिखा जाता है। तो रिसिप्ट्स में सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि रिसिप्ट्स में अगर, क्योंकि यहाँ पे बाएं पक्ष में लिखा जाता है, इस बात को याद रखना है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बाएं पक्ष में सभी नगद प्राप्तियों का लेखा किया जाता है और दाहिने पक्ष में सभी नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। ये छठा पॉइंट है। जब इस खाते को बनाना स्टार्ट किया जाता है तो बनाते समय इस साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया जाता है, रिसिप्ट साइड से, इधर से टू बैलेंस B/D, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, अगर कैश हैंड में है, या फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, दोनों का अमाउंट डाल के स्टार्ट करा जाता है। अब यहाँ पे ये जो बैलेंस B/D और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमने लिखा है, ये इसीलिए लिखा जाता है जो पिछला वर्ष था। अगर पिछला वर्ष से कोई अमाउंट बकाया, मतलब इस वर्ष में ट्रांसफर करना होगा, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। पिछला वर्ष का ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो अगर कैश इन हैंड में है तो यहाँ लिखेंगे, और अगर बैंक में भी है तो कैश एट बैंक करके यहाँ लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे। अब इस खाते का जो ओपनिंग है वो इस तरीके से किया जाता है, लेकिन इसका क्लोजिंग बिल्कुल इसके विपरीत कराया जाता है, यानी कि जो अभी रिसिप्ट साइड में कराई गई ओपनिंग, इसके विपरीत पेमेंट साइड में इसका क्लोजिंग कराया जाता है। जो भी बीच में ट्रांजेक्शन है साल के बीच में होता है रोकड़ में, उनका लेन देन यहाँ बीच में कराया जाता है, इधर पेमेंट कराया जाता है। लेकिन जब इसको क्लोजिंग करने का समय आता है तो क्लोजिंग के समय यहाँ इधर बाई बैलेंस C/D, यहाँ B/D की जगह यहाँ पे C/D कराया जाता है। इसका B/D और C/D बाद में हम अब समझाएंगे, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है। यहाँ पे भी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक करके जो अमाउंट बच जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए पूरे साल में, उनको पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है हमारे पास हाथ में और बैंक में, उस अमाउंट को यहाँ लिखा जाता है, ताकि इस अमाउंट को फिर अगले साल जो हम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का खाता खोलेंगे तो अगले साल फिर से यहाँ ट्रांसफर करा जा सके। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।